जब तक वो उतरने के लिए सोचेगा पृथ्वी तब से बहुत आगे निकल जाएगी। ये चक्रवात जब चलते हैं ना तो एक राजा की तरह चलते हैं। जैसे कहानियां भी है कि बड़ो महाराज को गाली मत देना, नहीं तो। जय हिंद। आज बात करेंगे हाल ही में घटित एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में जिसने दक्षिण पूर्वी भारत के खास तौर पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को काफी क्षति पहुंचाया। वह प्राकृतिक आपदा डाना है। डाना को सुनकर ही डाइन वाली फील आती है। डाइन होगी तो नाश करेगी। हाँ, डाना ने भी काफी नाश किया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लोगों को काफी क्षति झेलनी पड़ी। उड़ीसा के लगभग 50,000 लोगों को राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ी और पश्चिम बंगाल के लगभग 2.5 लाख लोगों को राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ी। कई लोगों पर यह ऐसी मौत की विपदा बन के गिरी, किसी पर पेड़ गिर गया, किसी को बिजली के झटके लगने से मौत हो गई। डाना ने न जाने कितनी जिंदगियों को ऐसे ही निगल गई। डाना बात करें तो एक चक्रवात है। इसका नाम डाना कैसे पड़ा ये आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि डाना हाल ही में न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ था। डाना के बारे में बात करें तो डाना एक ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। आपको पता है कि भारत को 3 ओर से जल राशियां घेरे हुए हैं, जिसमें एक तरफ अरब सागर है, दक्षिण साइड में हिंद महासागर है, दक्षिण पूर्वी साइड में अंडमान सागर है या बंगाल की खाड़ी कह लीजिए। तो बंगाल की खाड़ी में डाना उत्पन्न हुआ था। आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का तट लगता है, इसलिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को काफी क्षति पहुंची। इस चक्रवात को डाना नाम कतर ने दिया था। 19 तारीख से 25 तारीख तक इसका प्रभाव देखा गया। इससे तटीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि चक्रवात का प्रारंभिक वेग 110 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़ता गया इसका प्रभाव कम होता गया। इसलिए इससे तटीय क्षेत्र ज्यादातर प्रभावित हुआ। आप इसके घातक रूपों को इसरो के कुछ सैटेलाइट इमेजों में देख सकते हैं। 19 तारीख को जब इसका निर्माण हो रहा था, जब प्रारंभिक स्टेज में था, तो आप देख सकते हैं कि वायु की दिशाएं चकोर रूप ले रही थी और यहाँ पर देखिए एक विकराल चक्रवात का रूप धारण कर चुकी है। तो 23 तारीख की इमेज है। चक्रवात बनता क्यों? चक्रवात बनने की कंडीशन क्या है? कैसे पता चलेगा कि चक्रवात आने वाला है? देखा गया है कि जब समुद्र तल का तापमान बढ़ने लगे, वायु में नमी की मात्रा बढ़ने लगे और समुद्री क्षेत्र में लो प्रेशर का या निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होने लगे और वायुमंडल में बहुत अस्थिरता देखने को मिले, तो उस केस में चक्रवात के निर्माण की परिस्थिति का जन्म होता है। अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कैरेबियन सी में या कैरेबियाई सागर में इसे हरिकेन्स कहा जाता है, चाइना सागर में इसे टाइफून कहा जाता है, हिंद महासागर में से ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है जो अपने भारतीय क्षेत्र का है, जापान में इसे टाइफू कहा जाता है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो इसे विली विलीज कहा जाता है, फिलीपींस में बात करें तो इसे बैगू कहा जाता है और अमेरिका में बात करें तो इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इसे चक्रवात कहा जाता है और दूसरे देशों में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके नामकरण की एक कहानी रही है कि इसके नामकरण के लिए एक संगठन है WMO या स्कैप। ये संस्था है जिसका गठन 2000 में किया गया था, जिसमें कई देश सदस्य है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, लंका, थाईलैंड और 2018 में कुछ और देश जुड़े, जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन। ये देश ही नामों का निर्धारण करते हैं। ये कौन सा देश कब नामों का निर्धारण करेगा ये आर्डर में चलता है, अल्फाबेट के आर्डर में। तो जिन देशों का नंबर आ चुका है अब उसके बाद दूसरे देश का नंबर आएगा। तो इस बार और नाम निर्धारण करते समय एक चीज का ध्यान रखा जाता है, यह नाम न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए, किसी समूह का नाम नहीं होना चाहिए, धर्म से हो किसी धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी धर्म के नाम पर रख देंगे, बोल देंगे फला धर्म ने उस क्षेत्र में भयानक तबाही मचाई, तो धर्म के बारे में गलत इमेज बनेगी। इसलिए धार्मिक नाम भी नहीं होना चाहिए, किसी कल्चर पे नाम नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेस पे नाम नहीं चाहिए या पॉलिटिक्स बेस पे। इन सबसे अलग नाम सोचना है जो न्यूट्रल हो, किसी से मेल ना खाता हो। ऐसा नाम ढूंढिए कि जो किसी की भावना को आहत ना पहुंचाए। कहीं ऐसा कोई नाम रख देंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी को बोल दे कलुआ, तो कलुआ नाम काले लोगों की भावना को आहत कर, तो ऐसे शब्दों को नाम नहीं रखना है कि जिससे हम कोई नाम रख दे। और तो ऐसे नामों को ढूंढना है जिससे ना किसी की भावना को आहत पहुंचे, ना किसी धर्म को, ना किसी पार्टी को, ना किसी की संस्कृति को। और यह नाम बहुत ही असभ्य टाइप का नाम नहीं होना चाहिए। नाम छोटा होना चाहिए, उच्चारण उसका सरल हो, नाम छोटा से छोटा हो। और नामकरण की प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो नाम एक बार दे दिया जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। हर बार कुछ नया नाम दिया जाता है। तो नामकरण की प्रक्रिया में आपने ध्यान दिया कि एक संगठन है WMO या स्कैप, जिसका गठन 2000 में किया गया था। प्रारंभ में इसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड थे, लेकिन 2018 में कुछ नए देश ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन जुड़े। यही देश नामों का निर्धारण करते हैं। बारी बारी से एक एक देश का नंबर आता है, वो नामों का अल्फाबेट ऑर्डर लेते हैं। मतलब पहला लेटर के ऐसे उठा लेंगे, बांग्ला का B, मालदीव का M, O का O, तो ऐसे जिसका आर्डर में ABC A से Z तक पढ़ेंगे, तो जब A से जिसका नाम आएगा पहले A वाला नाम बनाएगा, B जिसका आएगा B वाला बनाएगा, C जिसका आएगा C वाला बनाएगा। ऐसे करते करते इनमें सबका नंबर आता है। जो देश एक बार बना चुका रहेगा, दूसरी बार उसका नहीं आएगा, दूसरा का नंबर आएगा, तीसरे का नंबर आएगा। वैसे ही इस बार कतर का नंबर था और कतर ने
इस नाम का निर्धारण किया, इस चक्रवात को नाम डाना दिया। चक्रवात समुद्री क्षेत्र में लगभग आते ही रहते हैं और अलग अलग समुद्री क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी आगे बात करेंगे कि इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र में तो इसे चक्रवात कहा जाता है। अभी जो डाना आया है ये भारतीय क्षेत्र में है, बंगाल की खाड़ी में, इसलिए इसे डाना साइक्लोन कहा गया। अंग्रेजी में इसे साइक्लोन, हिंदी में चक्रवात कहते हैं। यही साइक्लोन अगर चाइनीज सागर में आता, चाइना सागर में आता, यहाँ पे इसे टाइफून कहा जाता है। और यही साइक्लोन अगर अमेरिका के पास आता है, टॉर्नेडो कहा जाता है, टॉर्नेडो कहा जाता है। और यही चक्रवात, ये क्षेत्र कैरेबियन सागर है, अगर इस क्षेत्र में आता है तो इसी को हरिकेन कहा जाता है। अभी हमने देखा था चक्रवात बनने की कंडीशन क्या थी। चक्रवात का निर्माण होने के लिए जब चक्रवात आने वाला रहेगा तो उस समय समुद्री तल का तापमान बढ़ जाएगा, हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, वायु में बहुत अस्थिरता आ जाएगी, ऐसे कंडीशन आएगा तो चक्रवात आएगा। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात कब आता है, वही प्रक्रिया है। आपको पता है कि ये पृथ्वी है 23.5 अंश अपने अक्ष पे झुकी है जैसा कि दिखाया गया है, और इधर सूर्य की पोजीशन है, यहाँ देख सकते हैं ये सूर्य है। सूर्य के सामने जो सतह रहेगा उस पर प्रकाश पड़ेगा, वो गर्म रहेगा। तो आप देखते हैं कि सूर्य के सामने पृथ्वी का ये बीच वाला हिस्सा हमेशा रहता है, ये पृथ्वी है, या किसी भी ग्रह का बीच वाला हिस्सा हमेशा रहता है। तो ये पृथ्वी का ये वाला हिस्सा हमेशा सूर्य के सामने रहता है, इसमें हमेशा सूर्य की किरणें एकदम सीधा पड़ती रहती है, सीधा। ये सूर्य जो आपको ऊंचाई पे दिखता है, ऊंचाई पे नहीं है, एक्चुअल में दूरी पर है। मतलब ये पृथ्वी है तो इधर सूर्य है, ठीक। तो ये दूरी हो सकता है ऐसे हो गई हो, लेकिन है दूरी पे, ऊंचाई पे नहीं। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा उस पर हमेशा लाइट पड़ता रहता है, तो ये हमेशा सूर्य के सामने रहता है, इस पर लाइट पड़ रहा है। तो इसलिए जो क्षेत्र हमेशा सूर्य के प्रकाश के क्षेत्र में रहता है वो काफी गर्म हो जाता है, उस क्षेत्र को उष्ण नाम दे दिया। अंग्रेजी में बोले तो ट्रॉपिकल। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में जो साइक्लोन आएगा उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कंडीशन क्या है, देखिए सूर्य की किरणें पड़ेंगी। आपको पता है कि पृथ्वी पर 30% जमीन है, बाकी ये जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है पूरा 70% पानी है। मतलब 100 रुपए में 70%, 71 रुपए पानी है और 29 रुपए क्या है, स्थल है। तो ठीक उसी तरीके से ज्यादा मतलब पानी है, थोड़ा सा जमीन है। इस क्षेत्र में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो भाप बन के उड़ेगा। तब यहाँ हवा दूर दूर हो गई, तब ये हवा दब जाती है अंदर की ओर। यही प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होने लगती है। अगर इसी पृथ्वी को फाड़ कर फैला दें, ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ का पानी भाप बन के उड़ने लगता है। जब पानी भाप बन के उड़ने लगेगा तो यहाँ का स्थान लेने के लिए बगल की हवाएं आएंगी, आसपास की हवाएं आएंगी। और समुद्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब यह एक बहुत बड़े स्तर पर होने लगता है और तेजी के साथ ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो आपको पता है कि तापमान घटता है। ये भाप जब ऊपर जाती तो ठंडी हो जाती, ठंडी बनेगी तो फिर बूंद बन जाएगी, ठंडी होकर फिर बूंद बन जाएगी। लेकिन जब ठंडी होगी तो इसकी गर्मी निकलेगी, तभी तो ठंडी होगी ना। जो इसमें उष्मा थी वो फिर से निकल जाएगी, जैसे उष्मा निकलेगी तो बूंद बन गई। जो उष्मा निकली यहाँ की हवा को गर्म कर दिया, तो यहाँ की हवा भी उड़ गई। मतलब यहाँ से हवा उड़ी ही रही, लेकिन यहाँ भी हवा की जगह पूरा खाली है। ये प्रक्रिया बहुत तेज होने लगती है। मतलब गर्म होने पर हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये तेजी से उठने लगेगी, यहाँ की हवा भी बाहर चली गई है तो पूरा खाली जगह हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत तेज होने लगती है, तो अगल बगल की हवाएं बहुत तेजी से अंदर आने लगती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती रहती है, इसके साथ हवा भी घूमता है। आपको पता है कि पृथ्वी के साथ वायुमंडल भी घूमता है। अगर पृथ्वी के साथ वायुमंडल ना घूमे तो आपका एरोप्लेन अगर हवा में उड़ जाए ना तो दोबारा उसको कहाँ उतरना है पता ही नहीं चलेगा कि क्योंकि पृथ्वी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। आपको पता है जब तक वो उतरने के लिए सोचेगा पृथ्वी तब से बहुत आगे निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हवा पृथ्वी के साथ साथ हवा भी घूमती है सेम रफ्तार से। अब क्या हुआ, ये हवा यहाँ से उड़ी, अभी तक तो साथ साथ बंधा था तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। जैसे आप बंद कमरे में बैठे रहिए, अब बंद कमरा घुमा दीजिए पता ही नहीं चलेगा, या आप ट्रेन के अंदर रहिए, अब ट्रेन किधर जा रही है आपको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अंदर आपको सब स्थिर दिखता है। तो ठीक वैसे ही जब तक हवा पूरा चारों जगह फैली हुई है तो आपको नहीं लग रहा है कि हवा घूम रही है, लेकिन जैसे बीच में खाली जगह हुआ तो अब यहाँ की हवा घूमती हुई दिखाई देने लगेगी। तो ये जो हवा आसपास से एंटर करती है ना वो पृथ्वी के साथ घूम ही रही है। जब घुसती भी है इसमें तो घूमते हुए घुसती है, इसीलिए एक चक्कर के रूप में दिखती है। अब घुसेगी लेकिन फिर वही ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह है। जैसे घुसेगी ऊपर उठ जाएगी, यहाँ आएगी गर्म भी हो जाएगी और खाली जगह होने की वजह से ऊपर उठ जाएगी। और यह प्रक्रिया इतना तेज होने लगती है कि इसके साथ पानी वगैरह भी उठने लगता है, बहुत तेज बारिश भी होने लगता है इसी वजह से। तो ये गोल चक्कर के रूप में आती है और टकरा के ऊपर उठती है। इसका प्रभाव धीरे धीरे स्थल की ओर भी देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ उत्पन्न होता है ये बहुत विकराल रूप में होता है, लेकिन स्थल की ओर आते आते धीरे धीरे इसका प्रभाव घट जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हवा गोल चक्कर क्यों ले लेता है। हवा गोल चक्कर केवल इसलिए ले लेता है कि पृथ्वी के साथ ऑलरेडी गोल चक्कर में घूम रहा है, लेकिन पूरा पैक होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे बीच में खाली जगह हुआ गोल गोल घूमता दिखाई देने लगा। अब उस गोल गोल में अब चारों तरफ से हवाएं घुस रही थी, एक दूसरे से टकरा कर ऊपर उठती। जब कोई चीज टक्कर मारेगा या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अब नीचे पानी है तो ऊपर खाली जगह है, तो जिधर खाली मिलेगा उधर भागेगा, तो हवाएं ऊपर उठने लगती है। जैसे गाँव में आप अक्सर देखेंगे गर्मी के समय में जिसे कहते हैं बॉर्डर, जैसे कहानियां भी है कि बॉर्डर महाराज को
उसको गाली मत देना, नहीं तो या घर में अम्मा लोग सुनाती है कि फलाने गाली दे दिए थे, उसको घर से उठा के लेके आया, बाहर पटक दिया था, ऐसा कहते हैं। तो वो बौड़र जो देखते हैं ना, वही इसका छोटा रूप है बौड़र, लेकिन उसका बड़ा रूप क्या है जो समुद्र में उत्पन्न होता है उसे चक्रवात। ठीक है, चक्रवात एक बौड़र ही होता है, बौंडर। तो आपने देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, हमेशा सूर्य के सामने रहता है, वो क्षेत्र अक्सर गर्म रहता है। जब तापमान बहुत बढ़ जाता है तो पानी भाप बन के ऊपर उठने लगता है। जब भाप बन के ऊपर उठेगा तो ऊपर जाएगा, संघनन की क्रिया होगी, क्योंकि ऊपर उठने पर तापमान घटता है। तापमान घटेगा तो वो बूंद में बनेगी, लेकिन जो बूंद से उष्मा निकलेगी वो आसपास की हवा को फिर गर्म कर देगी और वो भी हवा ऊपर उठ जाएगी, तो खाली जगह बन जाता है, अगल बगल की हवाएं घुसने लगती है और पृथ्वी के घूर्णन के साथ वायुमंडल घूमता रहता है। इसलिए जब खाली जगह होता है तो हवा घूमते हुए दिखाई देती है। अब जब खाली जगह में घुसती है तो एक दूसरे से टकराती है, टकरा कर ऊपर उठने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। ये चक्रवात बहुत ही घातक होता है। अभी ये इससे अक्सर तटीय क्षेत्र ही प्रभावित होता है, क्योंकि जब ये उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे जैसे ही जहां उत्पन्न होगा उससे आगे बढ़ेगा, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। तट के पास उत्पन्न होगा, जो पास में पड़ेगा उसी को प्रभावित करेगा। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन से अक्सर तट प्रभावित, तट मतलब किनारा, बीच में घुसते घुसते इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये हमेशा समुद्री क्षेत्र में क्यों आता है, स्थल में क्यों नहीं उत्पन्न होता? तो स्थल में अलग अलग परिस्थितियां है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर रेत है, बंजर जमीन है, कहीं पर हरियाली है, कहीं खेत है, हर जगह टेम्परेचर अलग अलग। एक विशाल मात्रा में ऐसा नहीं कि एक जगह की हवा गर्म होकर उठ गई, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। कहीं पर ज्यादा गर्म है, कहीं पर कम गर्म है, इसलिए वो क्षेत्र नहीं बन पाता। लेकिन पानी तो एक बराबर क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र में अगर पानी की जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो एक साथ पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा कि एक साथ एक एरिया में पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगा। जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो वहां की हवा उड़ेगी, हवा उड़ेगी तो अगल बगल की हवा घेरने के लिए आने लगती है। इसलिए चक्रवात अक्सर समुद्री क्षेत्र में देखे